जी हां दोस्तों, कोई ऑपरेशन लोटस नहीं तोड़ पाएगा जेडीयू। ये चेतावनी देते हुए नीतीश अचानक पहुंचे राजभवन। सीएम तो मैं ही रहूंगा, बीजेपी के फूले हाथ पांव। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या वाकई अभी नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद बने भी नहीं कि अभी से जेडीयू के खिलाफ ऑपरेशन लोटस एक्टिव हो गया है? क्या वाकई नीतीश कुमार को बिहार से दिल्ली ले जाने के पीछे का यही मकसद था कि नीतीश के साथ साथ जेडीयू की राजनीतिक बिसात को बिखेर दिया जाए? आखिर अचानक राजभवन पहुंच करके उस रस्मी मुलाकात में नीतीश कुमार ने संदेश क्या देने की कोशिश की है? और क्यों ये खबरें आई कि नीतीश कुमार ने अपनी कोर कमेटी के लोगों से ये दो टूक कह दिया कि कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी लोटस ऑपरेशन ही क्यों ना हो, जेडीयू को तोड़ नहीं पाएगा? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, बीते 3 दिनों से जिस तरीके का उहापोह आप देख रहे हैं बिहार की राजनीति से लेकर के दिल्ली तक, और जिसकी धुरी नीतीश कुमार है और जिसकी डोर कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठे हुए बीजेपी के आकाओं के पास में है। लोग ये कहने लगे कि नीतीश कुमार की राजनीति तो खत्म हो गई। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच अब दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक राजभवन पहुंच गए। राज्यपाल आसिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। करीब 13 से 15 मिनट तक दोनों एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हुए दिखाई दिया और उसके बाद में फिर नीतीश कुमार राजभवन से निकले। अब दोस्तों, नीतीश कुमार जब जब राजभवन जाते हैं 99% केसेस में कुछ ना कुछ खेला होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि इस मुलाकात के पीछे की मंशा और मकसद क्या कुछ रहा, आगे मैं तफसील से आपको बताऊंगा। मगर राजभवन से लौटते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख राज्यसभा उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा सीएम हाउस पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई और उसी बीच जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी सीएम हाउस पहुंचे। निशांत कुमार से विधायकों की मीटिंग की बातचीत की जानकारी भी सीएम को दी। अब दोस्तों, इस बीच नीतीश कुमार ने जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह आश्वासन दिया कि चिंता न करें, कड़ियों को आप जोड़ते जाइएगा। कि पहले ऑपरेशन लोटस के एक्टिव होने की बात, नीतीश कुमार को चेताने की बात, नीतीश कुमार का अपने कोर कमेटी के लोगों को एक तरीके से संयम बरतने और संतुष्ट रहने की बात, चिंता ना करने की बात, राजभवन जाना, मुलाकात करना, वापस आना और उसके बाद में फिर अपने पार्टी के लोगों को आश्वासन देना कि चिंता नहीं, किसी की भी चाल किसी भी तरीके की कोई कामयाब नहीं हो सकती है। नीतीश कुमार ने क्या कहा? नीतीश कुमार ने कहा कि चिंता मत कीजिए, मैं पूरी तरीके से सक्रिय हूं, जेडीयू और मजबूत होगी, उसे कमजोर करने वालों की चालें कभी कामयाब नहीं होंगी। दोस्तों, इससे पहले कि आपको नीतीश का प्लान बताऊं, उससे पहले आपको बताऊं कि नीतीश ने अपने बेटे निशांत के लिए एक अभेद प्लान भी तैयार कर लिया। चंद घंटों के बाद निशांत 8 मार्च को जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता लेने जा रहे हैं। यानी कि 8 मार्च को निशांत कुमार जेडीयू के आधिकारिक तौर पर नेता हो जाएंगे, पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और एमएलसी नीरज कुमार हैं, इस बारे में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निशांत कुमार ने पूरे बिहार का दौरा करने का फैसला किया है और वो जल्द ही संगठन से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री की सभी विधायकों, सांसदों, विधान परिषद सदस्यों ने स्वागत किया है, जाहिर तौर पर करना भी है। दरअसल दोस्तों, आपको बताएं कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी नीतीश कुमार की, जिसमें नीतीश ने जेडीयू के अपने कोर कमेटी के लोगों से अलग से भी मुलाकात की थी। सीएम नीतीश कुमार की बैठक के बाद पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय झा ने एक्सपोस्ट में कहा था कि जेडीयू की संसदीय समिति और विधायक दल की संयुक्त बैठक में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी के सभी साथियों को संबोधित किया उन्होंने, और निशांत कुमार से मैंने पार्टी में सम्मिलित होने और सक्रिय सहयोग देने का प्रस्ताव रखा। सभी साथियों से भी उन्हें समर्थन देने की बात कही। अब दोस्तों, यानी कि ये 2-3 चीजें, कड़ियां तो तय हैं जो कि आप लगातार सुनते आ रहे हैं, मगर नीतीश के साथ खेला तो किया गया, इसके पीछे कई सारे कारण सोशल मीडिया पर दर्शाए जा रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अब दोस्तों,
जाहिर तौर पर आपदा में अवसर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं ढूंढ पाता है। ये तो वो पार्टी है जो कोविड में डंके की चोट पे कह रही थी आपदा में अवसर ढूंढो। अवसर क्या दिखा था? वो मेडिकल इक्विपमेंट, वो वैक्सीनेशन, वो बहुत सारी चीजें, उन सब में महा घोटाले की खबरें सामने आई थी। एक एक इंजेक्शन, जो कि कोविड का उस वक्त कोई इंजेक्शन नहीं बना था, 50-50 हजार रुपयों में बेचा जा रहा था। यह था आपदा में अवसर। अब दोस्तों, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की खबरें तैर रही हैं। राजनीतिक जानकार बिहार के अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अब कई लोग निशांत का किसी आपराधिक मामले से नाम जुड़ने से शाह को एक अवसर मिलना भी बता रहे हैं, जिससे शाह नीतीश को ऐसा करने पर मजबूर कर पाए। कई लोग नीतीश के लिए कहते हैं कि निशांत के राजनीतिक करियर के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन डोर कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठे हुए उन लोगों के हाथ में रही जिसकी वजह से बिहार की राजनीति उथल पुथल के दौर से गुजरी। अब दोस्तों, तो इस फैसले का नीतीश और उनकी जेडीयू पर असर क्या पड़ेगा, एक बहुत गंभीर सवाल है। उसमें बिहार के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों, जेडीयू के सूत्रों से समझने का प्रयास कर रहा था। कई तरह की बातें नीतीश की राज्यसभा वाले फैसले के पीछे निकलते हुए दिखाई दी। एक ये भी कि ऐसा भी कहा जा रहा कि उत्तराधिकारी की रेस में पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी और पूर्व ब्यूरोक्रेट मनीष वर्मा का नाम सामने आने लगा था, जिससे नीतीश कुमार के लिए थोड़ी असहज स्थिति पैदा हो गई थी। और इसके बाद उनके बेटे निशांत कुमार को राज्यसभा भेजने की चर्चा होने लगी, यानी कि पार्टी की राजनीतिक विरासत कोई और संभाले, निशांत को ट्रांसफर कर दिया जाए दिल्ली। और नीतीश कुमार तो अब अस्वस्थ रहते ही हैं, पर निशांत दिल्ली जाने के लिए तैयार नहीं हुए। नतीजतन ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी जैसे लोगों ने नीतीश कुमार को शाह के कहने पर मनाया, ये भरोसा दिलाया कि उनके लिए राज्यसभा जाने का ये सही समय और एक सही कदम है। संतोष सिंह यहां तक इस तथ्य पर ध्यान खींचते हैं, जो एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू की जो लीडरशिप है उसकी बीजेपी के साथ बहुत सहज रिश्ते हैं। वो कहते हैं कि संजय झा तो बीजेपी में ही थे, ललन सिंह नरेंद्र मोदी के ही कैबिनेट मंत्री में, नीतीश कुमार खुद फैसला लेने में उतने सक्षम नहीं, तो ऐसे में ये कह देना कि स्वतंत्र रूप से ये उनका ही फैसला होगा, सही नहीं है। इसी तरीके से लव कुमार मिश्रा, जो मानते हैं कि नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दबाव था। चुनाव के ही समय से उनसे कहा गया था कि अब उन्हें राज्यसभा आ जाना चाहिए और प्रदेश में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि वोट नीतीश के चेहरे पर मिला, इसलिए पहले से ही बोल करके नीतीश को इस किस्म के लिए उनको मेंटली, मानसिक तौर पर तैयार किया गया था। संतोष सिंह के अनुसार नीतीश कुमार से कहा गया था कि अगला मुख्यमंत्री उनकी सहमति से चुना जाएगा, साथ ही अगर बीजेपी का सीएम बनता है तो 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के होंगे। तो फिर अब जेडीयू का भविष्य क्या होगा? कई लोग नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले को बिहार की राजनीति में उनके लंबे दौर के एक संभावित अंत के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। अब दोस्तों, अभी तक यही फैसला लोगों को हजम नहीं हो पा रहा। जैसा कि मैंने कल अपने शो में आपको बताया था कि किस तरीके से नीतीश कुमार के पार्टी के नेता, कार्यकर्ता जेडीयू दफ्तर के बाहर किस तरीके का इमोशन प्रकट कर रहे हैं, तोड़फोड़, आक्रोश किस अंदाज में दिखाई दिया था। दूसरी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां भी इस फैसले को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। कांग्रेस के अध्यक्ष क्या बोल रहे थे? उन्होंने कहा था कि बीजेपी ये बताए कि 25 से 30 फिर से नीतीश, क्या हुआ इस नारे का? क्या 2030 आ गया? आज बिहार में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जबरदस्ती षड्यंत्र के तहत सत्ता से बेदखल किया गया, बेदखल किया जा रहा है। ये षड्यंत्र बीजेपी और जेडीयू के कुछ नेताओं ने मिलकर रचा। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के साथ भी इन लोगों ने खिलवाड़ किया। कांग्रेस पार्टी, राहुल जी और हम सब ने बार बार लोगों को आगाह किया था इस बारे में। ये कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उनका बयान है। इसी तरीके से पप्पू यादव जी ने राहुल गांधी भाई बताते हैं, उनके बयान को काफी हवा मिल रहा है। उन्होंने क्या कहा था कि राज्यसभा और विधान परिषद बेकार लोगों की जगह हमें कोई 200 करोड़ रुपए भी दे तो हम राज्यसभा, विधान परिषद जाने के बारे में सोचे तक नहीं। जेडीयू का कोई सीएम होना ही चाहिए। बीजेपी नीतीश कुमार के सारे आदमी का दुर्गति कर देगी।
बेहतर होगा कि निशांत कुमार को सीएम बनना चाहिए। ये विपक्षी पार्टियों के नेताओं की तरफ से बातें कही जा रही। अब दोस्तों, हालांकि जेडीयू को लेकर के जब मैं इस पर अलग अलग लोगों के मत और उनकी राय जानने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसी भी ये बात मुझे समझ में आई कि फिलहाल 2030 तक जेडीयू को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर निशांत सक्रिय राजनीति में उतरते हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि कल 8 तारीख को उतर जाएंगे। 5 साल में एक परिपक्व नेता के रूप में अगर खुद को स्थापित कर लेते हैं तो 2030 के बाद भी जेडीयू बिहार में एक राजनीतिक फोर्स बनी रहेगी। लेकिन अगर उनकी राजनीति में एंट्री नहीं हुई तो फिर पार्टी के लिए भविष्य सिर्फ चुनौतीपूर्ण ही नहीं बल्कि पार्टी की बिसात बिखर जाएगी। लेकिन एंट्री होने के बाद भी क्या निशांत में नीतीश वाले गुण हो पाएंगे, ये तो देखना होगा। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों अब आगे क्या वाकई नीतीश कुमार को भी लगने लगा कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश भी शुरू हो चुकी है, जो कि बहुत जल्दबाजी है कहना। इसलिए वो अपने पार्टी के लोगों को सबसे पहले मेंटली तैयार कर रहे हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता, जड़ें बहुत मजबूत हैं। इन तमाम कड़ियों को जोड़कर आपको क्या लगता है, अपनी राय लिखें। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप हमारी ताकत है।